राज कपूर, जिन्हें भारत का चार्ली चैपलिन भी कहा जाता है। इनकी एक आदत क्या थी, अपने बाल जरूर ठीक करते थे। तो केदार शर्मा ने गुस्से में आकर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा उसे। क्या अपने आप को तुम हीरो समझते हो? राज कपूर जो है ज़हनी तौर पर एक एम लेकर चला कि मैंने ये साबित करना है कि मैं अलमिया अदाकारी में भी दिलीप कुमार से बड़ा हूँ। अखराजात भी बढ़ते गए और उनको पूरा करने के लिए फिर आर के स्टूडियो भी पलाज हुआ, उनका घर भी पलाज हुआ बैंक के पास, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर हूँ। मेरा नाम जोकर पे 6 साल लगे बनाते बनाते, तो फ्लॉप क्यों हो गई? तो 2 सदमे मुझे नहीं भूलते, एक नरगिस का मुझे छोड़ जाना और एक मेरा नाम जोकर का फेल हो जाना। नरगिस दत्त और राज कपूर अलहदा क्यों हुए थे? नरगिस ने जो इधर उधर से फिल्में करती थी उनके पैसे भी राज कपूर को दिए, फिर भी जब पैसे ना पूरे तो उसकी गोल्ड की चूड़ियां थी वो भी उसने बेच दी। जागते रहो आखिरी फिल्म थी जहाँ से नरगिस अलग हो गई और उसने सुनील दत्त से जाकर शादी कर। 12 बरस तक मुसलसल वो टॉप अदाकार रहा। कोई अवार्ड ऐसा नहीं जो उसने नाम लिया हो। दादा साहब फाल्के जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जिस वक्त अवार्ड वसूल करने के लिए वो सीढ़ियां स्टेप चढ़ रहे थे तो गिर पड़े। उसने अपने बेटे ऋषि कपूर से कहा जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को जलाने से पहले ना आर के स्टूडियो में ले आना। हो सकता है मेरी रूह यहाँ से एकदम जागे और एक्शन एक्शन कह दे। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ भारत के चार्ली चैपलिन राज कपूर की। राज कपूर जो कि भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनके पास जब अपने प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं थे तो नरगिस दत्त ने कैसे अपना गोल्ड बेचकर उनकी मदद की। राज कपूर और नरगिस दत्त जो कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी अलहदगी की वजह क्या बनी? राज कपूर जो कि सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनके फिल्म मेरा नाम जोकर पर 6 साल की मेहनत क्यों लगी और वो फ्लॉप क्यों हो गई? दिलीप कुमार से राज कपूर एडमायर थे या फिर उनको अपना कॉम्पिटिशन समझते थे? ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है आपके? वाह जी वाह, आज क्या स्टाइल अपनाया आप। 2 हाथों में से एक हाथ गायब कर दिया और एक हाथ लेकर यूं ऐसे आई हैं जैसे खिताब करने आई हूँ। हाँ, जैसे किसी जलसे में तकरीर कर रही हैं। चले तो आपके जज्बातीपन का फायदा उठाते हुए आज मैं आपसे इंडिया के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े सितारे राज कपूर के बारे में जानना चाहूँगी, जिन्हें भारत का चार्ली चैपलिन भी कहा जाता है। उनके बारे में कुछ दिलचस्प हकायक या रिसर्च जो मैंने की है, उसमें से एक बात तो ये है कि वो इंडिया के इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास प्रोडक्शन हाउस बनाने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से नरगिस दत्त ने अपना गोल्ड बेचा और उनको पैसे दिए और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया। और इतना उन दोनों का खूबसूरत रिश्ता था, उसके बावजूद भी वो अलहदा हो गए। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? आपने बेहद तो यानी आपने वो तीर फेंक दिए हैं। हाँ, अब उनको निशाने पर मैं लेकर जाता हूँ। ठीक है। बात यह है कि राज कपूर जो है, इसके बारे में बात करते हुए अगर मैं सिर्फ राज कपूर के बारे में बात करूंगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि राज कपूर एक एक्टर का नाम नहीं है, राज कपूर एक डायरेक्टर का नाम भी नहीं है, राज कपूर एक प्रोड्यूसर का नाम भी नहीं है, राज कपूर एक स्टूडियो ओनर का भी नाम नहीं है। राज कपूर हिंदुस्तान की तारीख का एक मुकम्मल हिस्सा है। राज कपूर ने वो काम किया है, मैं आपको बताऊं, कि जो नेहरू भी नहीं कर सका। वाह, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ और सबूत के साथ पेश करूँगा। नेहरू ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, ये भी गलत है। कायदे आज़म ने हिंदुस्तान को आज़ादी लेकर दी, ये भी गलत है। हिंदुस्तान इसलिए आज़ाद हो गया था, इसको आज़ाद किया हिटलर ने, और हिटलर ने आधी से ज़्यादा दुनिया को आज़ादी दिलाई। उसने जंग की आलमी, और ये तमाम लोग जो गिद्ध की तरह मुख्तलिफ ममालिक पर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे और आधी से ज़्यादा दुनिया उनके ज़ेर नगरीन थी और उनकी दौलत लेकर जाते थे, हिटलर ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, ललकारा, उनको मारा, मर गया, खुद शिकस्त खा गया, लेकिन इनकी ऐसी की तैसी फिर गया, इतना कमज़ोर कर गया कि इन पर हुकूमत करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा। उससे फिर एक तहरीक आज़ादी जो शुरू से चल रही थी, जिसके फिर लीडर इधर कायदे आज़म बने, उधर नेहरू बना, तो इससे फ़ायदा उठाया
अल्लाह ताला ने वो नाम और मकाम इनको देना था, अल्लाह ताला ने इनको दिया, और ये बिके नहीं। कायदे आज़म और नेहरू में जो खूबी थी वो ये थी कि ये बिके नहीं, ये झुके भी नहीं, लिहाजा मुल्क आज़ाद हो गया। अब कायदे आज़म मुल्क आज़ाद करके वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए। इसकी कहानी फिर सही। नेहरू 1964 तक 17 साल हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। वो हिंदुस्तान को आज़ादी तो दिला गया, आज़ाद हिंदुस्तान को कैसे आगे मुस्तकबिल में, आज़ाद हिंदुस्तान को आगे मुस्तकबिल में कैसे जाना चाहिए, कैसे हिंदुस्तानी को ज़िंदा रहना चाहिए, ये काम सिखाया राज कपूर ने अपनी कौम को, अपने हर हिंदू को, अपने हर हिंदुस्तानी को। उसने बताया कि अब तुम आज़ाद हो गए और अब तुमने कैसे जीना है। ये आप उसकी, मैं आप फिल्मों को जब जिक्र करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये शख्स बेसिकली पाकिस्तान की सरज़मीन का, आज की पाकिस्तान के सरज़मीन का आदमी, KPK में पैदा होने वाला। जैसे मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि KPK से जो शोरा आफाक 3 एक्टर हैं वो KPK से हैं। उनमें दिलीप कुमार है, उनमें राज कपूर है और उनमें शाहरुख खान है। अच्छा, इसकी जो दिलचस्प दास्तान है ना वो ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने इनकी घुट्टी में फन डाल दिया। इसके जो बाप थे उनका नाम था सरस्वती राज कपूर, जो बाद में बने पृथ्वी राज कपूर। ठीक है, पृथ्वी राज कपूर जो वालिद थे उनका फ़न से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो एक ऑफिसर थे, इज़्ज़तदार, वो तहसीलदार थे और वो समुद्री में आके लग गए तहसीलदार, जिसे लैलपुर की एक तहसील आज फैसलाबाद। तो यहाँ पृथ्वीराज कपूर जो थे वो जब लड़के थे तो समुद्री की गली कूचों में एक्टिंग करते थे, थिएटर्स में जाके। जी, यानी थिएटर तो थे ही नहीं वहाँ। अच्छा। गलियों में जाके वैसे एक्टिंग करते। हाँ, रैंडम। हाँ, रैंडम जैसे आप कह सकते हैं। उनको ये आदत थी, शौक और था। हाँ, शौक था। करते करते फिर वहाँ जो थिएटर थे उनमें छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए। फिर उधार पैसे पकड़े और बम्बे चले गए। बॉम्बे चले गए फैमिली समेत या अकेले? हाँ, अकेले। अच्छा। बम्बे चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। पारसी को थिएटर था, उसमें काम करते रहे और थिएटर के तौर पर उन्होंने बेपनाह शोहरत हासिल की। उनके घर में राज कपूर यहाँ पैदा हुआ। पेशावर में रहते थे, बेसिकली पेशावर में। तो चूँकि जो राज कपूर के, पृथ्वी राज कपूर के जो फादर थे वो तहसीलदार थे, लिहाजा वो इधर आ गए, कभी कभी उधर चले गए। एनी और फिर पार्टीशन से पहले वो वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया वहाँ चले गए। और इससे जो उनके तहसीलदार बाप थे उसकी मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुना। वो उनका फ़न से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना वो पृथ्वी राज कपूर के फ़न की कोई, लेकिन पसंद करते थे कि ठीक है, लेकिन एक्टिंग का कोई किसी की मन नहीं था। लेकिन जब अरूज के दौर में राज कपूर ने फिल्म आवारा बनाई तो उसमें एक जज का रोल था, एक सीन था, एक गेस्ट। तो वो उन्होंने अपने परदादा को दिया, यानी कि पृथ्वीराज के बाप, उसको, जो तहसीलदार थे। कभी जो राजा, कभी नेट पर आप देखें ना फिल्म तो फिर उसको देखिएगा कि वो जो जज था वो कभी ब्यूरोक्रेट था, एक किस्म का ऑफिसर था। एनी हाउ मेहमान खास के तौर पे आए जी मैम। हाँ, उसे कहते हैं गेस्ट आर्टिस्ट कह सकते हैं। ये आ गए। तो अब राज कपूर जो थे ये, इनके अंदर वो फ़न सारे मौजूद थे, फिल्में देखते थे। पत्नी अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल तौर पर फ़नकार बना के, डायरेक्टर बना के पैदा किया। बने बनाए डायरेक्टर थे। बने बनाए डायरेक्टर, बने बनाए एक्टर। खूबसूरत था, नीली आंखें थी। हाँ। पठान भी था, तो खूबसूरती भी साथ थी, और वो एक काम से जो इश्क था वो भी साथ था। अब वो, जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप यकीन दिला देना किसी लड़की को कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और जब उसको ये यकीन आ जाए कि पूरी दुनिया में ये वाहिद मर्द है जो मेरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो लड़की अपना आप उसके हवाले कर देती। काम की यही मैं मिसाल दिया करता हूँ कि आप काम से इतना इश्क करें, इतना डेडिकेट होकर काम करें, इतने प्यार से काम करें, सब कुछ भूल कर काम करें, काम आपके पास आ जाएगा, इज़्ज़त भी आपके पास आ जाएगी। तो वो कितना अपने काम के साथ डेडिकेटेड था कि जब वो उरूज के दौर पर था उसने उस वक्त 7 फिल्में बनाई थी। आग बनाई, फिर बरसात बनाई, आवारा बनाई, आह बनाई, अंदाज़ उनकी नहीं थी।
अच्छा, तो श्री 420 बनाई, इस किस्म की उन्होंने 7 फिल्में बनाई थी। ठीक। तो बड़े मशहूर हो गए, टॉप पे चले गए और रशिया तक मशहूर हो गए। तो एक अखबार नवीस ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने उसको उत्तर देखा, कहते मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 7 फिल्में है। मतलब जितनी फिल्में की थी उतनी उम्र बता दी। कहते मेरी उम्र सिर्फ 7 फिल्में। अच्छा, अब ये होता है डेडिकेशन या इश्क। एक वो अब आलम थे बहुत बड़े, तो मौलाना रूमी एक थे, तो उन्होंने मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम था ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी ने शुद्ध। तो एक कोई आलम था, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे नाम भूल गया। तो उसने उनसे किसी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा सिर्फ 2 साल। उन्होंने कहा वो 70-80 साल के आदमी कहती 2 साल क्या उम्र? कहता 2 साल जो मैंने अपने मुर्शिद के पास गुजारे वही मेरी उम्र है। आपकी तरह यंगरी में ही थे वो अपनी। जंगरी में थे कि मतलब ये इससे आप, मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आप किसी भी चीज़ की डेडिकेशन देखें। हाँ, कि एक मुर्शिद से डेडिकेशन क्या है, मुर्शिद से सीखता है इंसान, रहबरी लेता है, उससे अमल सीखता है। वो उनको पता होता है कि ये मुर्शिद जो ज़िंदगी गुजार रहा है ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजार रहा है, सही गुजार रहा है। तो उसी में जब तक वो सीखता है उस पर पक्का भी हो जाता है, वही उसकी उम्र है। फिर बाकी उम्र तो उसके मुताबिक गुजारता है, बाकी गुजारता है वो उम्र को या उम्र काटता है। तो इसका वो इश्क देखें तो कहता है मेरी उम्र सिर्फ 7 फिल्में हैं। तो इतना डेडिकेशन थी उसके अंदर कि एक दफ़ा उसने अपने बेटे ऋषि कपूर से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को ना जलाने से पहले ना आरके स्टूडियो में ले आना। कहता क्यों डैडी? कहता है यार पता नहीं, हो सकता है मेरी रूह यहाँ से एकदम जागे और एक्शन एक्शन कह दे। ओ वाह, क्या क्योंकि बात है, डायरेक्टर के तौर पर वो जबरदस्त। शार रहते एक्शन कहते थे। अब इससे बड़ी क्या डेडिकेशन होगी? बेहतरीन बेहतरीन। ये नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करना या मेरे लिए यूं करना या ये, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। एनी हाउ इस आदमी की ज़िंदगी जब इसने शुरू की तो ये केदार शर्मा के असिस्टेंट हो गए। अच्छा, पहला काम जो शुरू किया था वो केदार शर्मा के हाँ, साथ किया और था। ये आपको बताऊं कि देखें, कोई मैं कहता हूँ अदद इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। ये भी मैंने एक दफ़ा कहा था आपको। 3 भाई थे ये, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, तीनों सुपर एक्टर। राज कपूर के आगे फिर 3 बेटे, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर। तो सब लोगों ने अपने कैरियर का आगाज़ क्लब बॉय से किया। सबने पूरे खानदान ने? पूरे खानदान। मतलब है ये नहीं कि भाई मैं यूं हूँ तो ये आ गया, नहीं। हाँ, डायरेक्ट हीरो आ गया, हीरोइन आ गई। क्लब बॉय के तौर पर काम किया, सीखा, कैमरा का सीखा, लाइट का सीखा और एक्टिंग का सीखा। वो बाद की बात है कि वो एक्टर बन गए। लेकिन जो एक्टर परफेक्ट होता है ना, मैं आपको बताऊं, उसको जब कैमरा चल रहा होता है तो अपने शॉट का पता चल जाता है कि ये क्या है। लाइट जब हो रही है तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे जो लाइट दे रहा है इससे मैं डिम लग रहा हूँ या सही लग रहा हूँ। ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। तो ये केदार शर्मा के असिस्टेंट हो। अब केदार शर्मा बजाते खुद एक एकेडमी थी। वो उन डायरेक्टरों में है जिन डायरेक्टरों का नाम हमेशा हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की और दुनिया की फिल्मी ज़िंदगी की जब तारीख लिखी जाएगी तो केदार शर्मा और बिमल राय, नितिन बोस, महबूब के आसफ, ये लोग इनका जिक्र होगा। तो केदार शर्मा की असिस्टेंट बने। बिल्कुल। अच्छा नाज़ साहब, ये बताइएगा कि केदार शर्मा ने राज कपूर को जोरदार थप्पड़ भी मारा था, ये क्या कहानी है? अब ये आप बड़ी चालाक है। हाँ, मैं चालाक हूँ, देखें मुझे तो कहानी चाहिए ना, मैं तो कहानियाँ सुनना चाहती हूँ उस तरह मैं आना चाह रहा था। तो क्लैब बॉय थे तो इनकी एक आदत क्या थी कि क्लैब जो होती है ना ऐसे इस तरह देते हैं। इस तरह देने की? हाँ, ये वो क्लैब होती है, वो फट्टी उठाकर ना खड़क मारते हैं, या मसलन ये लड़की है या लड़का है तो जब क्लैब होगी तो इसके शार्ट है तो इसके ऊपर क्लैब देंगे, खड़क। अच्छा, उसमें ये लड़का यहाँ होता है, यानी ये अब देखें ना, ये फ्रेम है। अब राज साहब क्या करते थे, यूँ क्लैब देने से पहले ना अपने बाल जरूर ठीक करते थे। अच्छा। उसके बाद खड़ा करके क्लैब देते थे। हाँ। अब उसमें एक तो मटेरियल वो बड़ा महंगा होता है। हाँ। वो इतनी देर में, क्योंकि 1 मिनट में 90 फुट फिल्म चलती है, तो अगर आपने 5 सेकंड बाल बनाने में लगा दी तो फीता खा गए कुछ। तो केदार शर्मा ने
महसूस किया कि ये नहीं, तो उन्होंने कहा यार तुम क्लैप फ़ौरन दिया करो, क्या बालों के पीछे पड़ जाते हो। अब उसके अंदर एक एक्टर था, हाँ। तो वो अपना देखना चाहता था मेरा स्टाइल मैं कैसे लगता हूँ कैमरे में। तो जब फिल्म काटते हैं फिर वो क्लैप सामने आती है, फिर एडिटर काटता है उसको, तो लेकिन वो बाज नहीं आए। तो एक दिन फिर गुस्से में आकर उन्होंने जनाब आए और ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा उसे, राज कपूर को। राज कपूर को। कहता मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या अपने आप को तुम हीरो समझते हो? तो उसने आंखों में आंखें डालकर कहा कि जी आप नहीं समझते, मैं तो अपने आप को हीरो समझता हूँ। ओहो, बड़ी बात, क्या बात है। उसके बाद वक्त गुजरता गया हाँ। और इस दौरान राज कपूर साहब की शादी भी हो गई। अच्छा, वो फिर 3 का इंसान में लेकर आता हूँ। शादी उनकी कृष्णा मल्होत्रा उनको कहते थे। पसंद की शादी हुई थी? नहीं, पसंद की नहीं, ख़ानदान ने शादी की। अच्छा अच्छा। अच्छा, ख़ानदान में शादी हुई और अपने ख़ानदान की पसंद थी, तो उसकी शादी से फिर 3 का इंसान की ज़िंदगी में गया। फिर इनको 3 साले मिले अच्छा। और तीनों साले बेहतरीन आर्टिस्ट, हाँ, मशहूर आर्टिस्ट। जबरदस्त। उनमें नरेंद्र नाथ, राजेंद्र नाथ और प्रेमनाथ। बड़े नाम है। प्रेमनाथ आन का विलन था। जी। खैर, तो उनकी शादी हो चुकी थी, 1946 में शादी हुई। तो 1947 में एक फिल्म शुरू की केदार शर्मा ने। केदार शर्मा ने शुरू की तो हीरो चाहिए था। हीरोइन बड़ी टॉप की थी उनके पास, कौन सी हीरोइन थी? मधुबाला। मधुबाला। सुपरहिट हो चुकी थी और महबूब साहब की टीम में थी। तो उनको वो लड़का याद आ गया जिसने कहा था कि आप नहीं समझते, मैं तो समझता हूँ कि मैं हीरो हूँ। तो फिर मुस्कुराए, कहते हैं वो राज को बुलाओ। राज को बुलाया, कहता मेरा थप्पड़ याद है? कहता हाँ। कहता मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसके बदले में आज मैं तुम्हें हीरो ले रहा हूँ। और यूं नीलकमल फिल्म शुरू हुई और उसके वो हीरो थे। वो फिल्म लगी, वो फिल्म कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट नहीं हो सकी। अच्छा। और आपको बताऊं कि राज कपूर की ज़िंदगी में अंदाज फिल्म से पहले जितनी भी फिल्में बनी वो औसत दर्जे की फिल्में थी। मतलब है वो ना तो ये आप कह सकती हैं डेड फ्लॉप थी और ना ये कह सकती कि वो सुपरहिट थी, एवरेज चली। एवरेज फिल्म थी। तो वो भी फिल्म एवरेज गई। तो राज कपूर के अंदर चूँकि हर किस्म का फ़न था, वो आप भी यकीन करें कि उस शख्स के अंदर म्यूज़िक डायरेक्टर भी था, राइटर भी था, एडिटर भी था, कैमरामैन भी था और डायरेक्टर तो था ही। और ये चीज़ उसकी फ़िल्मों में नज़र आती है। उसकी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसका म्यूज़िक सुपरहिट ना हो, नॉट इवन ए सिंगल फिल्म। तो खैर, यानी डेड फ्लॉप फिल्म उसकी ज़िंदगी की सबसे जो है वो मेरा नाम जोकर है, उसके भी जो म्यूज़िक था वो सुपरहिट था। लेकिन मेरा नाम जोकर पे 6 साल लगे बनाते बनाते, तो फ्लॉप क्यों हो गई? उधर बाद में आऊँगा ना, मुझे राज कपूर बनने दें तो फिर आएगा ना वो। अभी राज कपूर राज नहीं बना, उसने अपनी खुद एक कहानी तख्लीक करके पसंद करके तो फिल्म बनाई, शुरू की आग। पैसे थे 13,000 रुपये टोटल। तो पैसे नहीं थे तो उनके जो मामू थे वो उनके दोस्त भी थे, राजदार भी थे, तो उनसे कुछ हेल्प ली। खैर वो फिल्म शुरू हो गई। फिर दाएं बाएं से पैसे पकड़े, कुछ बाप ने मदद की और जो एक्टर थे वो कुछ थिएटर से ले लिए। उनके बाप का थिएटर भी था, वहाँ लोग तनख्वाह पर काम करते थे, कुछ साउंड वाले भी वहाँ से ले लिए। फिल्म मुकम्मल हो गई, 3 लाख रुपए में बनी उस वक्त 1947 में। 3 लाख। तो फिल्म लगी, इनको बड़ा यकीन था कि मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई। फिल्म सुपरहिट नहीं हुई। अच्छा। वो भी फिल्म औसत दर्जे की गई। अब ये मैं आपको उसकी सुना रहा हूँ कि एक आदमी की जो बाहर भी फिल्में कर रहा है वो भी औसत दर्जे की जा रही हैं, जो अपनी फिल्म बनाई वो भी औसत दर्जे की जा रही। लेकिन उसका डेडिकेशन जो था ना अपने काम के साथ, वो ना कम हुआ ना ख़त्म हुआ। वो जनाब फ़ौरन उसकी अपनी उसने टीम बनाई थी आग में। उसने चंद आदमियों का इंतखाब किया था, वो आदमी सारी ज़िंदगी उसके साथ जुड़े रहे, ना उसने उनको छोड़ा ना उन्होंने उनको छोड़ा। वो टीम ये थी: ख्वाजा अहमद अब्बास राइटर, शंकर जयकिशन म्यूज़िक डायरेक्टर, शैलेंदर और हसर जयपुर ये शायर, और मकेश और लता मंगेशकर ये सिंगर। तीसरे बाद में आकर शामिल हुए मन्ना डे उनके। खैर, उन्होंने जनाब एक नई फिल्म कहा कि नई फिल्म की कहानी लिखो। अब वो जो कहानी लिखते थे ना, तो वो कभी आपके दफ्तर में बैठ गए, मेरे दफ्तर में बैठ गए, उस स्टूडियो में बैठ गए। तो कहानी एक ऐसी चीज़ है कि ये फिल्म मेकिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइवेट और छुपाने वाली चीज़ होती है वो कहानी होती है
कि कहानी के एक भी सीक्वेंस अगर आपने सुन के बार आउट कर दिया, आपकी कहानी का सारा जो हुस्न है वो ख़त्म हो गया। तो बड़े जज्बाती अंदाज में वो कहानी सुनाते थे और बोलते थे और सुनते थे। तो उनको ये बड़ी तकलीफ़ थी कि ये मेरी प्राइवेसी ख़त्म होती। तो उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं, ये बरसात से पहले की बात बता रहा हूँ, कि अगर मुझे पैसे मिले तो मैं स्टूडियो बनाऊँगा, अपना स्टूडियो बनाऊँगा और उसमें अपनी एक कॉटेज बनाऊँगा और उसमें बैठकर मैं कहानियाँ बुलंद आवाज़ से सुनाया करूँगा और म्यूज़िक बनेगा, ये होगा, वो बनेगा। और आखिरकार फिर जिन्होंने स्टूडियो बनाया उसमें वो कॉटेज बनाई और उसका उन्होंने नाम रखा था फ़न का मंदिर। उनके लिए वो मंदिर था। उनके लिए वो मंदिर था और उनके फ़न का मंदिर था। वहीं कहानियाँ लिखी गईं, वहीं म्यूज़िक बने, वहीं फ़िल्मों के स्टार्ट हुआ, वहीं गीत लिखे गए और वही शाहकार और बड़े-बड़े अदाकार आए उनके पास जो फ़िल्मों में मुतारफ़ हुए। एनी हाउ, बरसात के नाम से फ़िल्म शुरू की। बरसात के नाम से फ़िल्म शुरू की तो उससे पहले एक फ़िल्म जो थी वो लग चुकी थी, उसका नाम था अंदाज़। अच्छा। उस अंदाज़ में दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस थे हाँ। और वो फ़िल्म जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट हुई और इतनी सुपरहिट हुई कि कमाल। अच्छा, नरगिस आग के दौरान इनके करीब आ चुकी थी। अच्छा। हालांकि उस वक्त वो एक आर्टिस्ट तो बन चुकी थी और ये जो थे ये नए थे, लेकिन खूबसूरत आदमी था और हीरोइन थी और जो ये फ़नकार होते हैं जो कुछ इसी किस्म का, वो करीब आ गए और वो कुर्बत बजाय घटने के बढ़ना शुरू हो गई। और फिर जब बरसात शुरू हुई तो उसमें नरगिस को लिया, हीरोइन ले लिया और फिल्म बनाई। और उस वक़्त तक कोई भी फिल्म स्टूडियो से बाहर नहीं बनती थी। तमाम फिल्मों के सेट स्टूडियो के अंदर लगते थे, वहीं फिल्म शूट होती थी, वहीं बना के लग जाती थी। ये पहली फिल्म थी जो इन्होंने फैसला किया, इन्होंने एक उसका गाना बनवाया था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। आपने ये गाना सुना होगा, बड़ा मशहूर गाना था। बरसात के सारे गाने सुपरहिट थे। तो अब ये कि आप जब गाना सुने ना, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, अब उसकी सोच देखें। तो उसने अपनी टीम से कहा कि यार ये गाना बम्बई में पिक्चराइज नहीं हो सकता। तो सब ने हैरान होकर, ये क्यों नहीं हो सकता? कहता भाई इसलिए नहीं हो सकता, अब बोल सुने, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लड़की हो, खुला माहौल हो, वाइड एंगल हो, आसमान हो, पहाड़ हो। और एकदम कहने लगा ये हम गाना कश्मीर में करें। अच्छा, आउटडोर शूट करेंगे। हाँ, कि कहते कि ये कश्मीर इतने दूर साढ़े स्टाफ को लेकर जाना, उसने कहा लेकर जाएंगे। और वो लेकर गया और कश्मीर में गाना पिक्चराइज हुआ। फिर बाकी शूटिंग भी कश्मीर में हुई। और वो फिल्म जब लगी तो वो पहली फिल्म थी जिसने राज कपूर अंदाज के बाद मैंने, वो थी बरसात फिल्म। उसने एंड लगा दिया अपने बिजनेस का। उस वक्त तक की जितनी फिल्में बनती थी सबसे ज़्यादा बिजनेस उस फिल्म का था। उसका रिकॉर्ड जो है अंदाज भी ना तोड़ सकी। अब राज कपूर और दिलीप कुमार का एक कंट्रास्ट शुरू हो गया अंदाज से। वो बरसात का भी हीरो था। दिलीप कुमार इससे पहले बहुत सारी फिल्में बना चुके थे जिनमें आन भी थी और पत्नी क्या क्या थी। जब दोनों को इकट्ठे किया गया तो राज कपूर ने अपनी अदाकारी से जो अलमिया उनके लाइफ में था, चेहरे पर होता था कि ट्रेजेडी किंग थे वो। और ये जो था राज कपूर, इसको चार्ली चैपलिन कहते थे, जिनका ये अपनी अदाओं से और हरकतों से लोगों को हंसना सिखाता था। और ये इनके ख़ानदान में भी था। इसका जो शम्मी कपूर भाई था ना, वो भी अजीबोगरीब किस्म का हीरो था। वो इतना अच्छा डांस करता था, उसने गाने का एक नया ट्रेंड दे दिया। कभी आप शम्मी कपूर की बचपन की बड़ा पतला होता था, जब अब तो हमने देखा तो बिल्कुल मोटा ताज़ा और ओल्ड रोल में आना शुरू हो गया। तो जिस वक्त वो यंग था तो जो गाना पिक्चराइज करवाता था सबसे डिफरेंट करवाता था, नाच उछल कूद ये वो अजीबोगरीब किस्म के। यानी अब यहाँ से राज कपूर जो है ज़हनी तौर पर एक एम लेकर चला कि मैंने ये साबित करना है कि मैं अलमिया अदाकारी में भी दिलीप कुमार से बड़ा हूँ। अच्छा, मतलब कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। ये उसके जहन में एक बात बैठ गई और ये बात चलती रही उसके जहन में। उसने फिल्में बनाई, आह बनाई, सुपरहिट हुई, आवारा बनाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। इस दौरान उसे राज कपूर स्टूडियो का वो आगाज़ कर दिया था और उसकी दीवारें नहीं थी, मतलब दीवारें बन गई थी, छत नहीं थी। तो एक गाना करना था जिसको
ख्वाब का एक गाना था, बड़ा मशहूर गाना, और आज तक ऐसा ख्वाब पर गाना नहीं आया। वो एक सिक्का बंद हो गया कि उससे बेहतर गाना नहीं बन सका, ना माहौल। वो था घर आया मेरा परदेसी। घर आया मेरा हाँ, परदेसी। उस गाने के लिए वो सेट, वो फोग और ये वो इस किस्म की चीज़ और माहौल चाहिए था। ठीक है। तो वो इन्होंने कहा कि मैं अपने स्टूडियो में करूँगा। तो उन्होंने कहा छत तो आने का तो कोई बात नहीं। बगैर छत के उन्होंने वहाँ सेट लगाया और आवारा का वो गाना किया। और फिर वो आवारा जब फिल्म लगी, वो ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट हुई। और फिर आर के स्टूडियो की छतें भी पड़ गई, आर के स्टूडियो मुकम्मल भी हो गया। और फिर वहाँ राज कपूर की वो कॉटेज भी बन गई, जिसको मतलब वो, इतना पैसा कमा लिया। हाँ, वो जिसको वो फन का मंदिर कहते थे। और उसके बाद वहाँ बैठकर उन्होंने वो अपनी कहानियाँ और म्यूज़िक और गाने और शायरी और गीत वो सब लिखवाने शुरू किए। वाह। और वहाँ फिर वो एक नया आगाज़ हो गया, क्योंकि जो नरगिस थी वो बहुत साथ उनके रही। 16 फिल्में बनाई इकट्ठी उन्होंने, जिनमें कुछ में वो पार्टनर भी थी। और फिर 3 फिल्में राज कपूर ने ऐसी बनाई जिसमें एक जागते रहो थी, और एक अब दिल्ली दूर नहीं है। ये इस किस्म की फिल्में बनाई। तो जागते रहो आखिरी फिल्म थी जहाँ से नरगिस अलग हो गई और उसने सुनील दत्त से जाकर शादी कर ली। नासिर साहब, नरगिस दत्त और राज कपूर अलहदा क्यों हुए थे? वजह क्या बनी थी? ये तो नरगिस होती तो मैं उससे पूछता, अच्छा। राज कपूर होता उससे भी पूछता। अच्छा, दोनों नहीं है, लेकिन मैं पूछ नहीं सका इसलिए और खुद ही मालूमात ले आया। किसी ने मुझे बताया भी नहीं। हाँ। लेकिन हैरान मैं भी हूँ आपकी तरह, क्योंकि नरगिस का और उसका इतना अच्छा साथ था। हालांकि जद्दन भाई जो नरगिस की वालदा थी, वो बड़ी सख्ती करती थी कि शूटिंग पे साथ होती थी, और अक्सर आउटडोर शूटिंग पर नहीं जाने देती थी नरगिस को, राज कपूर के साथ। राज कपूर। क्योंकि जब बरसात की शूटिंग तो आउटडोर गए कश्मीर में, तो आउटडोर में तो फिर बहुत सारा मौका मिल जाता है, आपको पता ही है। तो इसकी इतनी मोहब्बत थी कि राज कपूर के पास पैसे ख़त्म हो गए जब वो आर के स्टूडियो बना रहे थे। तो उस वक्त नरगिस ने जो इधर उधर से फिल्में करती थी, उनके पैसे भी राज कपूर को दिए। और इंतहा ये की कि फिर भी जब पैसे ना पूरे, तो उसकी गोल्ड की चूड़ियाँ थी वो भी उसने बेच दी। इतनी मोहब्बत। हाँ, वो भी उसको दे दी। तो आप देखें ना, जेवर औरत सिवाय उसके नहीं उतारती जिस मर्द को वो अपना मर्द समझती। बिल्कुल ऐसे जेवर ही। बड़ी चीज़ है। ऐसे ही। तो औरत का वैसे भी सोना बड़ी कमज़ोरी है। आपकी भी है? नहीं, मेरी नहीं। अच्छा। मेरा डायमंड है। अच्छा। अच्छा, आपने तो वो किया ना कि वो, मैंने एक फ़िल्म लिखी है, उसमें एक सीन लिखा कि वो लड़की कहती है मैं शादी उससे करूँगी जो या बम बनाएगा या बम चलाएगा। तो उसका बाप कहता है कि पुत्र सीधी तनख्वाह दे के तू नहीं शादी करनी, कुंवारी रहना चाहती। तो हाँ। आपने तो डायमंड इसलिए पसंद किया। एनीहाउ, वो नरगिस अलग हो गई। अब मैं अब ज़ाती तौर पे सोचता रहा कितना प्यार और ये वो क्यों ऐसे हुआ। अच्छा, उसकी एक वजह तो मैं ये सोचता हूँ कि जो कृष्णा मल्होत्रा थी, वो बहुत हावी थी और बड़ा होल्ड था उनका राज कपूर के ऊपर, जो उनकी बीवी थी। बीवी थी। उनको फनकारी का कोई शौक़ नहीं था, हालांकि उनके तीनों भाई बेहतरीन आर्टिस्ट थे, लेकिन वो पसे पर्दा रहती थी। राज कपूर के तमाम फंक्शन को वो कंट्रोल भी करती थी, अरेंज भी करती थी, मैनेजर के तौर पे। मैनेजर के तौर पर, और हिसाब किताब भी रखती थी। ठीक है, तो आंख भी रखती थी। तो वो राज कपूर ने एक मौके पर मतलब उनसे कहा कि आप मेरे से तलाक ले लें। तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। अब उनका ख़ानदान इतना जुड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ कि, और इतना बड़ी फैमिली, और तो राज कपूर जो थे वो, अब बात हुई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नरगिस ने, हालांकि कहीं लिखा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक स्टेज आती है प्यार करने वालों की जब वो कहते हैं कि अब हमें एक हो जाना चाहिए या हमें निकाह कर लेना चाहिए। ये वो मौका होता है जहाँ से या तो वो मिल जाते हैं या फिर जुदा हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर इनकार के बाद जब मर्द इनकार कर देता तो उसके बाद फिर औरत नहीं मिलती। तो राज कपूर ने इनकार कर दिया होगा, ये यकीनी बात है, मजबूरी में। जब इनकार कर दिया तो हर लड़की रेखा नहीं होती, ठीक है, हर लड़की में ये जुर्रत इजहार भी नहीं होती, और हर लड़की को शायद किसी मर्द से इतना प्यार भी नहीं होता। तो वो रेखा ना बन सकी, वो अलग हो गई। आगे फिर एक हादसा हुआ, जिस हादसे में आग लगी आन के सेट पर, तो अब उसके मदर इंडिया के सेट पर आग लगी और सुनील दत्त ने उसको आग से बचाया, खुद वो झुलस गए, और इस चीज़ ने उसको
सुनील दत्त के करीब कर दिया और उसने शादी कर ली। राज कपूर के एक बेटे ने ऋषि कपूर ने अपनी किताब में अपने बल्कि सवाने उम्र में, जिसका नाम उन्होंने खुल्लम खुल्ला रखा, ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे। हाँ, सब कुछ खुल्लम खुल्ला बता दिया। हाँ, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिसको मैंने अब आवाम के सामने बताया कि मेरा बाप नरगिस से इश्क करता था, ठीक है, लेकिन वो एक नहीं हो सके। और वो ये भी मानता है कि हमारी फैमिली इस बात को कभी भूल नहीं सकती कि राज कपूर ने जो आर के स्टूडियो बनाया, इसमें नरगिस का जो हिस्सा है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नरगिस आर के स्टूडियो में दोबारा कभी नहीं आई अलैदगी के बाद। और उस अलैदगी के बाद वो 20 साल तक जिंदा रही, लेकिन वो राज कपूर के स्टूडियो में नहीं आई। अच्छा, ये तो हो गया ऐसे नरगिस की दास्तान का हिस्सा। अब राज कपूर ने जब स्टूडियो भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो एक जो बात उनके जहन में चल रही थी, मैंने बताया कि मैंने ये साबित करना है कि मैं अलमिया किरदार में दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर हूँ। तो ये जहन में बात चलती रही। तो उन्होंने प्लान किया फिल्म मेरा नाम जोकर। क्योंकि अलमिया अदाकारी सिर्फ चेहरे से होती है, आपको पता है, डायलॉग से नहीं होती। डायलॉग में अगर कोई अलमिया किरदार उसमें बोलता है तो वो क्लैप राइटर ले जाता है, एक्टर को सपोर्ट मिल जाती है। एक्टर या आर्टिस्ट तो अलमिया अदाकारी में अपने शॉट से देता है, अपने चेहरे के तासुरात से देता है। तो इन्होंने एक ऐसा किरदार तख्लीक किया जो दुनिया के लिए मुस्कुराता है, लेकिन खुद रोता है अंदर से। जोकर बन गए। तो इसमें उन्होंने देखा कि एक ऐसी चीज़ आएगी कि लोग मान जाएंगे कि मैं अलमिया अदाकारी दिलीप कुमार से ज़्यादा अच्छी करता हूँ। लिहाजा इन्होंने वो शुरू की फिल्म, और उस फिल्म की नोक पलक संवारते उस फिल्म को जब शुरू किया तो अपने तल्लुकात थे इनके, तो उसमें जो सर्कस इस्तेमाल हुई है वो रशिया की इंटरनेशनल सर्कस थी। वो इन्होंने रशिया से मंगवाई, मॉस्को से, यहाँ आर के स्टूडियो में आके लगी, सेट लगे उसके, और वहाँ शूट हुआ। और फिर वो अखराजात बजाय कम होने के फिल्म का कैनवस जो था वो बढ़ता गया, और वो फिल्म के अखराजात भी बढ़ते गए। और उनको पूरा करने के लिए फिर आर के स्टूडियो भी पलाजुआ बैंक के पास, फिर इनका घर भी पलाजुआ बैंक के पास, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर हूँ। और इसके अलावा भी मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो बात थी ना, ये उन्होंने सिर्फ मेरा नाम जोकर मेरे अपनी ज़ाती राय के इसलिए बनाई जी कि आर के स्टूडियो भी वो प्लज हुआ और वो घर भी प्लज हुआ। जब ये आर के स्टूडियो बनाने लगे थे तो इनकी बीवी और इनके दरमियान एक मकालमा हुआ। उसने कहा हमारी फिल्म हिट होगी, हमारे पास पैसे आएंगे, मैं सबसे पहले चाहती हूँ मेरा घर बनाए। उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मैं सबसे पहले स्टूडियो बनाऊँ, और उसने सबसे पहले स्टूडियो ही शुरू किया। वो स्टूडियो भी प्लज हो गया। तो लेकिन इनको यकीन था, वो घबराता नहीं था फिल्म की नाकामी के बाद, क्योंकि ये 3 फिल्में ऊपर नीचे इनकी नाकाम हुई। जागते रहो जब नरगिस अलग हुई, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अपनी हिम्मत से काम लिया और ये फिल्म बनाते रहे, तो फिल्म हिट भी होती रही। तो फिल्म लगी और 6 साल लग गया अरसा, और 6 साल के बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई तो इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि आपकी सोच हो गई। दिल बर्दाश्त नहीं हुए राज कपूर? नहीं, दिल बर्दाश्त नहीं हुआ, सदमा लगा। और उनसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी की कोई डिप्रेशन या सदमे की कोई बात? उसने 2 सदमे मुझे नहीं भूलते, एक नरगिस का मुझे छोड़ जाना, और एक मेरा नाम जोकर का फेल हो जाना। अच्छा, मेरा नाम जोकर फेल हो गई, नो डाउट, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, मैंने देखा है, जिनकी लोगों को समझ बाद में आती है या देर से आती है, या वो हक़ाइक़ को हज़म करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मैंने खुद अपनी फिल्म में आजमाया। मेरी एक फिल्म थी मेला, हमें बड़ी पसंद थी। वो एक लंबी बात है कि उसमें क्या था। वो फिल्म यहाँ लगी और सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन आप यकीन करें कि जितने लोगों ने मेरी तारीफ़ की है उस फिल्म की, मैं आपको बता नहीं सकता। बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मुझे मिला। फिल्म चंद हफ्ते चलने के बाद उतर गई, तो उसके बाद सेकंड रन फिल्में रिलीज़ होती थी। जब सेकंड रन फिल्म रिलीज़ हुई वो सुपरहिट हो गई। अच्छा, दूसरी बार? हाँ, और लोगों ने बड़ा लाइक किया उसको। एनी हाउ, तो जोकर, मेरा नाम जोकर जब बाद में दोबारा रिलीज़ हुई, लोगों ने देखना शुरू किया। अब लोगों ने क्यों देखना शुरू किया? यार 6 साल में राज कपूर ने फिल्म बनाई, वो तो इतनी सुपरहिट फिल्में बनाता था और 6-6 महीने बाद लगाता था।
ये 6 साल में फिल्म बनाई, ये देखे तो सही यार, ये क्यों फ्लॉप हुई। बस फिर उन्होंने देखी तो आप यकीन करें कि उसका वो जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। लोगों ने बिला मुबालगा, बिला शिरकत गैर, बग़ैर किसी तसब के ये तस्लीम किया कि जो उसने इसमें अलमिया अदाकारी की है ये दिलीप कुमार नहीं कर सकता। जो काम अंदाज में वो नहीं कर सके वो उन्होंने इसमें किया। और उसने अंदाज का बदला लेने के लिए फिल्म संगम शुरू की थी। उसमें उसने दिलीप कुमार को कहा कि आप मेरी फिल्म में काम करें। उसकी कहानी मिलती थी अंदाज से, वो भी कौन वही थी। दिलीप कुमार को उन्होंने कहानी सुनी तो सुनने के हिसाब से अच्छा था, तो दिलीप कुमार बहुत समझदार थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका सॉरी मैं नहीं काम कर सकता। क्यों? अच्छा, ये क्यों के बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि आपने क्यों, वो बाद में मेरे ख्याल में राजकुमार ने किया था रोल, तो आपने क्यों इनकार किया। तो उसने कहा मैंने इसलिए इनकार किया कि वो पर्दे के ऊपर जब मैं आऊँगा तो वो फिर डायरेक्टर राज कपूर है, वो तो फिर उसके हाथ में होगा ना कि मैं कैसे आऊँगा। सीन उसके हाथ में है, फुटेज उसके लिहाजा हाथ में है। मैंने इनकार कर दिया। और लोगों ने कहा कि, उस सुनने वाले ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया, क्योंकि वो रोल जिसने भी किया था, राजकुमार ने किया था या राजेंद्र कुमार ने किया था, तो राज कपूर ने फिर उसके साथ वही किया जैसे वो करते हैं। एनी हाउ वो फिल्म हिट हुई थी, सुपर हिट हुई थी फिल्म। हाँ। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं, हमेशा सुपर हिट होते हैं। और उनमें ये एक ट्राइएंगल है, इसे त्रिकोण कहते हैं। एक लड़की और 2 लड़के, या एक लड़का और 2 लड़की। अब उसमें होता क्या है कि लोग जो है ना एक लड़की के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, 2 लड़कियां प्यार करती हैं, एक के साथ मूव कर जाते हैं। अब शादी उस लड़की से होती नहीं जिसके साथ लोग मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो फिर लोगों को बहुत पसंद आता है। इसी तरह जब 2 लड़के होते हैं तो एक के साथ लोग मूव कर रहे होते हैं कि यार इसके साथ शादी होगी, उसके साथ नहीं होती, उसकी डेथ होती है, जो भी होता है, तो वो फिर लोग लाइक करते हैं। वो एक आजमूदा सिक्का बंद एक है फार्मूला, उसको भी अगर कोई राइटर और डायरेक्टर फेल करवा दे तो उनको बड़ा नालायक लोग समझते हैं, क्योंकि वो बड़ा मुजरब जिसे नुस्खा कहते हैं। एनी हाउ, राज कपूर का ये जो इस तरीके से ख्वाब था वो अल्लाह ताला ने यूँ पूरा कर दिया। अब मैं वो आपको बताता हूँ कि जो काम नेहरू नहीं कर सका वो राज कपूर ने किया। वो मैंने क्यों कही थी बात, क्यों? इसलिए कि नेहरू ने मुल्क को आज़ाद किया। नेहरू लोगों को ये नहीं बता सका कि हिंदुस्तानियों के तुम्हें अपने वतन से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए। उसने फिल्म बनाई और उसमें उसने एक गाना था, मेरा कहता है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हाँ। तो ये जो चीज़ थी ना, ये हिंदू के ज़हन में उसने बिठाई कि वतन से इतनी मोहब्बत करो। जिस देश में गंगा बहती उसने भी इसी मौजू पर बनाई। फिर उसने एक फ़िल्म बनाई जिसमें उसने लोगों को ये दिखाया, ये बताया कि आप लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए, आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए, नई नई आज़ाद शुदा कौम को कैसे करना चाहिए। हमेशा बड़े आदमी को विलन पेंट किया और छोटे आदमी को हर फिल्म में हीरो लिया। उल्टा सीन था। उल्टा इसलिए कि उसने बड़े आदमी को ये बताया हिंदुस्तान के कि जब तुम कोई गलत काम करोगे तो छोटे लोग तुम्हारे खिलाफ इस तरीके से उठेंगे। अच्छा। और उसका यही रिजल्ट हुआ कि हिंदुस्तान के बड़े आदमी बुराई करते रहे, लेकिन इतनी नहीं की कि छोटे लोग उठ खड़े। तो आज हिंदुस्तान बड़ी सुपर पावर बनने के चक्कर में बनने के करीब है, इतना आगे चला गया, इतना कौम परस्त हो गया। आज हिंदुस्तान आपके सामने है, उसकी लाइफ इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू के साथ बात करके देख लें, हिंदुस्तान पहले उसको आपको नज़र आएगा, बाकी बातें बाद में। जब फिल्में बनाते हैं तो उनको देख लें। हमेशा ये जो फ़लसफ़ा था ये राज कपूर ने दिया। और नेहरू जब गए रशिया के दौरे पर तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बल्कि जितने भी काबीना के लोग थे, जब हाथ मिलाया तो राज कपूर के बारे में ज़रूर पूछा। तो जब वापस आए दौरे से तो उन्होंने पृथ्वीराज को बुलाया। तो उसने कहा यार तुम्हारे बेटे ने से लोग इतना प्यार करते हैं और उसने इतना हिंदुस्तान का नाम वहाँ पहुँचा दिया है कि मुझे फ़ख्र है तुम्हारे बेटे पर कि लोगों ने मेरे से पूछा। तो ये बड़ी बात होती है कि आप कहीं जाएं और लोग किसी और के बारे में पूछें और आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हो। तो ये राज कपूर था जिसने यहाँ तक पहुँचाया पाकिस्तान, अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों को। और 1949 से लेकर 1960 तक
12 बरस तक मुसलसल वो टॉप अदाकार रहा। 12 बरस तक? हाँ जी। अच्छा। और कोई अवार्ड ऐसा नहीं जो उसने नाम लिया हो। उसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी है, उसमें पद्मश्री अवार्ड भी है, उसमें दादा साहब फाल्के जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी उनको मिला। और ये वो लेने वसूल करने के लिए गए वहाँ अपना दिल्ली। अच्छा। तो जिस वक्त अवार्ड वसूल करने के लिए गए वो सीढ़ियाँ स्टेप चढ़ रहे थे तो गिर पड़े। गिर पड़े? क्यों? गिर क्या पड़े, हुआ था? उनको दमे का अटैक हो गया। ओहो। तो वो फिर अवार्ड वसूल नहीं कर सके। तो किन्होंने वसूल ठीक किया? है, वो किसी और ने वसूल किया होगा जो उनके साथ, या उनकी बीवी ने वसूल कर लिया होगा, या कुछ, आई डोंट नो। लेकिन वो अवार्ड वसूल नहीं कर सके। वो फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और वहीं 1 महीना ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। राज कपूर दादा साहब फाल्के अवार्ड वसूल न कर सके, ये उनकी बदकिस्मती आप नहीं कह सकते। ये आप अल्लाह के फ़ैसले माने कि वो जो करता है वही बेहतर करता है और उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। कि ये राज कपूर जो इतना खलंडरा और इतना, जिसको इंडियन चार्ली चैपलर भी कहा गया, और जिसके तांबे के मुजस्मे भी लगाए गए, और जिसको आज जब पीएचडी करते हैं लोग तो उसमें अक्सर लोग राज कपूर का इंतखाब करते हैं और उस पर तहकीक करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ राज कपूर की फिल्में ना दिखाई जाती हों, जहाँ उसकी लाइफ के बारे में ना पढ़ाया जाता हो, ना बताया जाता हो। वो एक रोल मॉडल बन गया है, हर एक्टर का मेंटोर बन गया वो, हर डायरेक्टर का, और दुनिया का वाहिद डायरेक्टर है जो सुपरस्टार भी रहा और सुपर डायरेक्टर भी रहा। वरना जितने बड़े डायरेक्टर हैं उन्होंने फिल्में बनाई है, मैंने देखा है, लेकिन वो एक्टर उतने बड़े नहीं हो सके जितने बड़े डायरेक्टर थे। बिल्कुल। यहाँ देख लें, हमारे मुल्क के अंदर भी आप देख लें कि एक एक्टर थे कैफ़ी साहब, वो डायरेक्टर बने, बहुत आला बने, लेकिन एक्टर उस मकाम तक नहीं पहुंच सके जितने के होना चाहिए था। हिंदुस्तान में मनोज कुमार, हिंदुस्तान में गुरुदत्त, ये वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्टर के तौर पर भी फिल्में बनाई। लेकिन गुरुदत्त ने जो बतौर डायरेक्टर फिल्में बनाई, वो बतौर एक्टर ऐसा काम नहीं कर सके। मनोज कुमार ने जो फिल्में बनाई बेहतरीन बनाई, लेकिन बतौर डायरेक्टर बहुत अच्छी बनाई, बतौर एक्टर जो था वो मकाम हासिल नहीं कर सके। राज कपूर वो था कि अगर आप उसको बतौर एक्टर देखें तो भी आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं। अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें तो आपको ऐसा लगेगा उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं। ये तो है। अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ देखें कि वो आम लाइफ में कैसा था, आम लाइफ में वो इंतहाई पुरजोश आदमी था और इंतहा पसंद था। मसलन इंतहा पसंद ये था कि मसलन खाने का, अगर सब फ़र्ज़ करें बात है, टीम के लिए खाना आता है तो इतना खाना आ जाता था कि लोग खा खा के थक जाते थे, खाना नहीं ख़त्म होता था। तो अक्सर लोग उस पर कहते भी थे कि इतना कुछ आप क्यों मंगवाते हैं। तो वो कहता था यार हम तो लोग, पता है ना, हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं भूखे खा लेते हैं। तो कहता किसी वक्त कोई ऐसा भूखा भी आ सकता है जिसे ना खाया हो तो वो खा लेगा। बड़ी बात। तो दस्तरखान उनका बड़ा वसी था और शायद यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क भी इतनी वसी दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब रिज़्क की तंगी हो ना, एक दफ़ा मैंने पढ़ा था, एक दफ़ा कि किसी बुज़ुर्ग के पास एक आदमी गया कि मेरा रिज़्क जो है ना तंग हो गया, कुछ करें। तो उन्होंने फरमाया फिर दस्तरखान को वसी कर दो, यानी खाना लोगों को खिलाना शुरू कर दो। और किसी को खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है। कलाम पाक में मैं एक दफ़ा तफसीर पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया कि उसमें लिखा था कि मकाम आराफ पर कुछ लोग होंगे, यानी अल्लाह का फ़ैसला हो चुका होगा, ये दोज़खी हैं जन्नती हैं। कुछ लोग होंगे जिनका फ़ैसला पेंडिंग होगा, फ़ैसला महफूज होगा, वो होंगे मकाम आराफ में। आराफ वो एक जगह है जिसके एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है। तो वहाँ लिखा है कि वो लोग अपने दोज़ख में जो चीख रहे होंगे उनको पहचान लेंगे कि ये हमारे साथी थे या हम कभी इनसे मिले थे। तो वो उनसे पूछेंगे, ये कलाम पाक का लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ, कि तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले आई। तो उनका जवाब था कि हम दुनिया के मशागल में मशगूल हो गए, हम नमाज पढ़ने वालों और खाना खिलाने वालों में शामिल नहीं थे। 2 अमल, नमाज नहीं पढ़ते थे और खाना नहीं खिलाते। अब इन दोनों अमलों पर गौर करें कि ये दोनों अमल, ये नमाज अल्लाह के करीब करते और लोगों को आप खाना खिलाएंगे आपको मखलूक के करीब करती है। आपकी इंसानों के दरमियान भी इज़्ज़त हो जाती है, अल्लाह के यहाँ भी इज़्ज़त हो जाती है, रिज़्क भी वसी हो जाता है। तो ये आप देखें उन्होंने किसी और गुनाह का जिक्र नहीं किया। बुराइयाँ तो और भी करते होंगे ना,
बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया हम शराब पीते थे, हम बुराइयां करते थे, बदकारी करते थे, चोरियां करते थे, डाका करते थे, इसलिए कहता नहीं हम नमाज पढ़ने वालों में नहीं थे और हम खाना खिलाने वालों में नहीं थे। और अल्लाह ताला ने भी कलाम पाक में कहा है, 5वें सिपारी की आखिरी आयत है कि मा याफल्ला बेअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर, इन शकरतुम व आमनतुम। दो बातें रखी, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ। क्या बात, तीसरी बात ही कोई नहीं रखी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला को तो राज़ी करने का बड़ा आसान तरीका है। तो ये कुछ लोग, अब हमें प्रॉब्लम क्या है, मैं जो देखता हूँ मुझे तकलीफ़ होती है जब ये मैं बाहर जाता हूँ। मैंने दुनिया के 27 मुल्क देखे हैं, जिनमें पूरा यूरोप भी शामिल है, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है। तो मुझे देखकर हैरत होती है समीरा कि जो हमारे इस्लाम ने कहा है, जो मेरे अल्लाह ने कहा, जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर बर वहाँ अमल होता है। कोई भूखा नहीं सोता, कोई हमसाये को तंग नहीं करता। आप हमसाये की, मुझे याद है जब मैं लंदन गए थे, जटल लंदन के वो तो एक हमारा जिस घर में मैं किराएदार था, उसने शिकायत कर रखी थी अपनी दीवार की बाड़ की कि ये जो हमारा हमसाया ने ये गड़बड़ करता है। तो पुलिस उसने बुला ली, पुलिस बुला ली तो सारा वारदात बंद। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आई विल कम टुमारो। तो उसने कहा जी इस वक्त वो घर पे है। तो उसने यूँ घड़ी देखी, नो इट्स 9:30। तो 9 o'clock के बाद हम किसी के घर की बेल नहीं दे सकते। 9 बजे के बाद आप किसी के घर पर दस्तक नहीं दे सकते। अब और उसको ये जरूरत नहीं थी कि वो खुद जाकर उसे लड़े। तो फिर बेरोज़गार आदमी तुम्हारा वो बेरोज़गारी अलाउंस देते हैं। आप जॉब करते हैं, आप कहीं आपको जी मुझे गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए वो जाकर ले ले, कोई पैसे नहीं, आपकी तनख्वाह से कटना शुरू हो जाए। क्या मुल्क है आज, हर हमारा पाकिस्तानी भागने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों लोग जाते हैं अपने देश को छोड़कर? इसलिए लोग जाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक बकरी या एक कुत्ता भूख से मर गया तो क़यामत के रोज़ मुझसे पूछा जाएगा। तो यहाँ कितने लोग मर जाते हैं, लोग नहीं पूछते। और पूरे यूरोप में कोई आदमी सुमेरा भूख से नहीं मरता, बीमारी से मरता है। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में, पूरे बरतानिया में। तो अब यहाँ क्या मैं आप बताऊँ, मैं पूरे यूरोप में गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, बरतानिया गया हूँ, कनाडा गया हूँ समीरा, वहाँ कोई शख्स झूठ नहीं बोलता। बड़ी बात है वैसे, माशाल्लाह। और हमारे यहाँ कोई सच नहीं बोलता। कोई सच नहीं बोलता, सही कह रहे हैं। और झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि हज़रत ज़करिया रज़ियल्लाहु अन्हु तक झूठ बोलने की सज़ा मौत थी। वो जो भागे थे ना अपनी बस्ती से, वो इसलिए भागे थे कि उन्होंने कह दिया था कि 3 दिन बाद बस्ती पर अजाब आ जाएगा, तुम मुसलमान हो जाओ, जो मैं कहता हूँ वो करो। उन्होंने कहा नहीं, बुलाओ, आने दो अजाब को। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि इन पर अजाब मुसल्लत हो चुका है, फ़ैसला हो चुका है, तुम अपने आदमी को लेकर पहाड़ों पे चले जाओ। वो चले गए। बस्ती वालों ने बाद में क्या किया, उस वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए कहिए था, सर में मिट्टी डालो, कपड़े फाड़ो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। वो सारी बस्ती में लोग बाहर आ गए। उन्होंने जब पहले दिन उनका चेहरा पीला हुआ, बाहर आ गए और उन्होंने जनाब अल्लाह के सामने बाप अल्लाह बचाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, सद्दे पे ज़मीन पर लेट रहे हैं, ये है वो, बीवी बच्चे सब। अल्लाह ताला ने अजाब टाल दिया। जब अजाब टाल दिया तो ख़बर पहुँच गई हज़रत ज़करिया को। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने अजाब टाल दिया। कहता है तो मुझे तो ये मार देंगे। और वो लोग पीछे भागे उनको ढूंढने के लिए कि भाई किधर है। वो भाग उठे, भागे, फिर एक दरख्त से पनाह मांगी, बड़े मशहूर सुनी होगी, फिर आरे से चीरा दरख्त को, फिर वहाँ से बच गए, फिर आगे दरिया में छलांग मारी, मछली के पेट में चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि झूठ बोलना उन तक सज़ाए मौत थी। और फिर मुझे एक वाक़या याद आता है, जब हज़रत अबू सुफियान की सरबराही में वापस लेने गए महाजरीन को हबशा से, तो हबशा ने उनसे सवाल किया कि पहले ये बताओ कि जो पैगंबर आया है उसके पैरोकार अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? तो उसने कहा गरीब लोग हैं, अबू सुफियान ने कहा। तो अब उमर बिन आस साथ थे, उन्होंने कहा कि अगर आप कह देते कि अमीर लोग हैं तो ये हमारे कैदी मिल जाते हैं हमें। वो उनको कह देते कि वो झूठ बोलता है, तो आपने क्यों नहीं मका? कहता वो कैदी तो मुझे मिल जाते हैं, लेकिन पूरे मक्के में मशहूर हो जाता कि अबू सुफियान झूठ बोलता है।
बड़ी बात। तो झूठ तो अबू जहल भी सिर्फ एक ही बोलता था और वो भी तन्हाई में मानता था, कहता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है वो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ। तो ये बात है कि झूठ तो गुनाह है। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राज कपूर की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं? राज कपूर की ज़िंदगी से मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे पहले मैंने बता दिया कि राज कपूर की ज़िंदगी से एक ही काम सीखते हैं कि जो काम आप करते हैं उससे इश्क करें, इतना डेडिकेट अगर काम करें कि फिर फैसला कर लें कि यही मेरा ओढ़ना है, यही मेरा बिछौना है, मैंने अब पीछे नहीं हटना। क्योंकि जब आप किसी मंज़िल की तरफ जाते हैं ना चलने के लिए और चल पड़ते हैं तो रास्ते में थक जाते हैं या टीला आ जाता है, घाटी आ जाती है, आप डर के किसी और रास्ते पर चल पड़ते हैं, फिर रास्ता नहीं मिलता, मंज़िल दूर होती जाती है, आप रास्ते में मर जाते हैं। आप जब एक मंज़िल की तरफ चल पड़ते हैं तो फिर चलते रहें, ये हो ही नहीं सकता कि किसी मकाम पर आपको मंज़िल ना मिले। तो ये डेडिकेशन जो है, ये जो अपने काम से इश्क है, ये बड़ा ज़रूरी है। यही राज कपूर की लाइफ है कि उसने नाकामी के बाद भी, आप देखें जब मेरा नाम है जोकर उसकी फेल हो गई तो वो बजाय इसके कि घबरा जाता, डिप्रेशन में कोई शराब पीता, इधर जाता उधर जाता, उसने अपनी टीम को बुलाया उसी फ़न का मंदिर कमरे में, उसने कहा नेक्स्ट फिल्म अनाउंस करो, अच्छा। स्टार्ट करो, कहानी लिखो, म्यूज़िक बनाओ। म्यूज़िक बनना शुरू हो गया, कहानी बननी शुरू हो गई, वो भी फिल्म शुरू हो गई। अपने बेटे को लाज किया राज कपूर, डिम्पल कपाड़िया नई हीरोइन, नया लड़का नई लड़के, और वो बिकने वाला था, बैंक उसकी नीलामी करने वाला था स्टूडियो, बॉबी नाम से फिल्म रिलीज़ हुई, ऐसी सुपरहिट हुई, सारा नुकसान पूरा हो गया। तो ये होता है कि नाकामी से दिल बर्दाश्त होकर जब आप काम छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आप काम से इश्क नहीं करते। हाँ, मैं राइटर हूँ, फिल्में फेल भी होती हैं। तो अब हम फिल्में फेल होती है तो हम ये देखते हैं यार क्यों फेल हुई, हम कोशिश करते हैं आप दोबारा उस फिल्म में वो गलती ना करें। तो अगर हम ये कि यार फिल्म फेल हो गई, यार क्या लिखूँ, मैंने क्या लिखना, आप कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाएंगे, आप क्या लिखेंगे। इसी तरह डायरेक्टर का मसला है, इसी तरह हर काम में आप कोई भी काम करें, हम ये काम कर रहे हैं ना, आप इसका रिज़ल्ट जो भी आता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है उसके रिज़ल्ट की परवाह किए बगैर आप काम करें। रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है, आप वो हमारी नीयत देखें, हम नीयत से काम कर रहे हैं तो अल्लाह उसका फल भी देगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।